के हैं और हम सभी राष्ट्र सेवा के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके राष्ट्र सेवा के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को हम कितना समझते हैं। सबसे पहले तो यही बात है ना, इस हमारी धरती में, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसकी धरती में बहुत सारी, ऐसा नहीं है सिर्फ लोगों में और भाषाओं में विविधता है, उसकी धरती में भी विविधता है। जैसे कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदी हैं, कहीं सागर है, कहीं पठार हैं, है ना। तो इसमें हम हर जगह जाके एक जैसा बिहेव करते हैं। यहाँ जो मैदान से लोग पहाड़ में जाते हैं, उनको पहाड़ का नहीं पता, इसको हम ये कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। ऑल सीजन रोड बनाना, वो पॉलिसी के तौर पर हमारे लिए बहुत खराब निकला, जिसमें जो है बड़े बड़े डायनामाइट्स लगा के रोड को बनाया गया, जिससे सारा पहाड़ जो है अंदर से हिल गया हमारा। और उसकी वजह से बारिश होती है तो पत्थरों के साथ इतनी इतनी ज्यादा आपदा आ जाती है, बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, इतना मलबा आ जाता है साथ में, जिसमें घरों को भी डैमेज होता है। वो अकेला पानी नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ आता है। ये मैंने स्लोली ग्रेजुअली देखा है कि पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है, और ऑल सीजन रोड पहाड़ों के लिए नहीं है। वहाँ हमेशा से एक नियम था कि पहाड़ पे हर कोई घर नहीं ले सकता। उसका कारण ये नहीं था कि आपको वहां पे कोई घर किसी साजिश के तहत नहीं लेने देना चाहता, या कश्मीर में इस तरह के जो हमारे सोफिस्टिकेटेड जोन्स हैं, वहां पर हर कोई घर नहीं ले सकता। उसका कारण ये था कि वहां का पर्यावरण खराब हो जाएगा, ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो। अभी सब गाड़ी उठा के चल देते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मानव कर रहे हैं। तो जो मानव निर्मित है, उसको तो रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इस पे हम पहले काम करें। हर किसी नेशन को ऐसा लगता है कि उसकी डेवलपमेंट की हर किसी की खुद की एक डेफिनेशन है। लेकिन विकास के उनका जो मॉड्यूल है, कभी उन्होंने ये सोचा भी नहीं है कि विकास का यही मॉड्यूल उनके लिए कभी विनाश में भी बदल सकता है। आने वाली हर सरकार जिस तरह का विकास चाहती है, तो उस विकास से असली यानी विकास की जो मान्यताएं है, या तो जिस तरह का विकास वो चाहते हैं वह परिपूर्ण होता है या नहीं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उसी को लेकर बायोडाइवर्सिटी भी है। कहीं बर्फीला हिमालय है, तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं घने जंगल है, कहीं कहीं ऊंचे पहाड़ है, कहीं समंदर किनारे है। इस सारी जगहों का विकास मॉड्यूल एक नहीं हो सकता। हर जगह का विकास मॉडल अलग अलग होना चाहिए। अब सोचा जाए तो जो उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश है, वहां पर डैम बनता है तो खेती के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप असम में डैम बना रहे हो, अरुणाचल में बना रहे हो, जो अरुणाचल प्रदेश के एक लोअर वैली में एक दिबांग नाम की एक नदी है, वहां पर एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है। और उस डैम की वजह से आसाम का जितना भी निचला हिस्सा है, नियर आधे से ज्यादा आसाम उससे अफेक्टेड हो सकता है। बाढ़ की समस्या आ सकती है, और वो सारा हिस्सा जो है वह अर्थक्वेक अफेक्टेड है। वहां पे कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है। अगर कभी कभार ऐसी दुर्घटना होती है तो शायद आसाम नक्शे पर से भी गायब हो सकता है। अब इतनी सारी समस्याएं अगर वो डैम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा डैम यानी वहां के लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन शासन उनकी सुन नहीं रहा है। और टारगेट तो ये है कि वहां पे नियर अबाउट 2880 हाइड्रो पावर मेगावाट, यानी इतनी बड़ी मेगावाट, इतनी बड़ी संख्या में वहां पे जो हाइड्रो पावर जनरेट करने वाले हैं, उसके लिए कितना बड़ा वाटर लगेगा और इतना बड़ा वाटर वहां पे स्टॉक होगा, इससे क्या बदलाव आ सकता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। कि पिछली बार एक सर्वे आया था कि नासा के कुछ वैज्ञानिक और कुछ भूभौतिक वैज्ञानिक, इन्होंने एक यानी उनका एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन था कि द गॉर्जेस नाम का एक डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने बनाया। और ये डैम बनने की वजह से वहां पर जितना पानी स्टॉक हुआ, वह पानी का वस्तुमान बढ़ा। वहां पे पानी का वजन बढ़ने से, वस्तुमान बढ़ने से पृथ्वी यानी अपना जो अर्थ रोटेशन है, उसमें बदलाव आया। 0.06 माइक्रोसेकंड इतना बदलाव आया। ठीक है, आज ये बदलाव बड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे ही डैम बनते रहे, ऐसे ही बदलाव विकास के नाम पर आते रहे, तो शायद पर्यावरण की बहुत सारी ऐसी कुछ मूल्य है, कुछ कुदरती कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर हम उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है, नेचर हमेशा सेल्फ सस्टेन रहा है, वो खुद खुद में बदलाव कर सकता है। हाँ, हम अगर उसमें ऐसा इंटरफेयर कर रहे हैं, और उस इंटरफेयर का नाम अगर हम विकास देते हैं, और वह विकास अगर विनाश में बदल रहा है, तो ऐसा विकास हमारे काम का नहीं है। हम कोशिश करना चाहिए हमने कि इस देश का पर्यावरण, यहाँ के लोग, और यहाँ जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी हमारी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, वो सब उसका जो कुदरती स्वरूप है, उसका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। तो हम अच्छी तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा देश, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा पर्यावरण देख सकते हैं। अदरवाइज हम खुद का भी विनाश कर लेंगे और आने वाली जनरेशन के लिए भी विनाश खड़ा कर देंगे। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, बट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्क है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ये समझ लीजिए कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जो डेवलपमेंट करना चाहिए। एक तरीके से पिछले कुछ सालों में ये देखने में आ रहा है कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो एक तरीके से हैफेजार्ड डेवलपमेंट हो रहा है, हैफेजार्ड विदाउट प्लानिंग डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए कि बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं रास्तों के लिए बोलो, या अभी बहुत ज्यादा भूस्खलन की जो जो इश्यूज आए हैं,
जो पहाड़ियों में, जैसे मेरे पहले के वक्ता ने भी बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी ये बारिश के पानी की वजह से, बादल फटने की वजह से जो बहुत बड़े पैमाने पे जो ये इश्यूज आए हैं, ये एक तरीके से बहुत ज्यादा ये 4 लेन रोड्स और उसके इर्द गिर्द के जो पेड़ कटाई हुई है, उसका भी एक बहुत बड़ा वो रीजन है। ये जो हैफेजार्ड डेवलपमेंट हो रहा है, ये कहीं तो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब कर रहा है। पेड़ों की जिस तरह से कटाई हो रही है, अभी देखिए माइंस और मिनरल्स के लिए जो की चोरी हो रही है, गढ़चिरौली में हमारे यहाँ पे हो रहा है। जहां जहां मिनरल रिच एरिया है, जंगल है, उसे खोदा जा रहा है और वहां पे पूरी तरह से जो इकोलॉजी जो पूरी डिस्टर्ब हो रही है। हमारा जो ये जो टेम्परेचर राइज का भी जो इशू है, वो भी एक बहुत जगह जगह ये कॉन्क्रीटाइजेशन जो हो रहा है, जो सीमेंट रोड, आज हर छोटी छोटी गलियों को भी सीमेंट का रोड बना दिया जा रहा है। वाटर पर्कुलेशन अंदर नहीं हो रहा है। आप हर जगह रैंपेंट कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं, कॉन्क्रीट रोड्स, कॉन्क्रीट फुटपाथ्स, इनफैक्ट वो गट्टू भी लगाते हैं तो गट्टू के नीचे भी कॉन्क्रीट, जबकि पूरे वर्ल्ड में गट्टू के नीचे चूरी डाली जाती है सो दैट पानी नीचे पर्कुलेट हो। उसका मेन पर्पस ये होता है कि पानी नीचे पर्कुलेट हो। और हमारा देश ऐसा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पहले कॉन्क्रीट डालता है और उसके ऊपर गट्टू डालता है। तो ये इस तरीके का जो काम हमारे देश में हो रहा है, हैफेजार्ड डेवलपमेंट का, नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें आगे हमारी इकोलॉजी खराब हो रही है। पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। 15 साल बाद ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर, ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग में अगर चेंजेस आ रहा है तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसको? ह्यूमंस को, यानी हम लोगों को। जो नेचुरल चीजें हैं उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो गॉड की जो चीजें हैं उस पे हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते कितना भी कुछ करके। हाँ, हम लोगों की जो चीजें हैं, जो हम लोग गलत कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और 90% मेरा ये मानना है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जो होता है हीट वगैरह से, उसी चीज से होता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज जगह जगह ज्यादा बढ़ रही है, हम लोग पेड़ों को इतना काट रहे हैं कि उसका कोई मतलब ठिकाना ही नहीं है। माफिया लोग, जो आपको पता ही आज के दिन में कितने माफिया हो गए हैं, जो खाली पेड़ को काट के, जो टिम्बर्स का व्यापारी लोग हैं, उन लोगों का काम यही है। जैसे मैं अभी हिमाचल प्रदेश में हूँ और कुछ घूमने आया था मैं, लेकिन 1 महीना से, रक्षाबंधन के बाद से यहाँ पे इतना फ्लड आया कि पूरे रोड वगैरह कट गए। अभी 1-2 दिन से ही ठीक हुआ, लाइट भी नहीं थी, तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे आया है। लाइट वगैरह और पूरा रोड वगैरह कट गए थे, तो पूरा आना जाना सब बंद हो गया था। अब यहाँ का जो लोग लोकल रहते हैं, बिकॉज दे आर एवरीडे फेसिंग, मतलब हर सीजन में उन लोगों को फेस करना पड़ता है, हर बारिश के सीजन में फ्लड आना ही आना है, उत्तराखंड और हिमाचल में खासकर। तो उन लोगों को ज्यादा चीजें पता होती है, हम लोग कितना भी बात कर लें, बट जो एक्सपीरियंस करता है उसको पता होती है। तो यहाँ जो मैंने लोगों से बातचीत हुई, जितना समझा मैंने, की भी बात की जाएगी। जैसे लोकल्स लोगों को तो गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि भाई पेड़ वगैरह नहीं काटना है। हिमाचल की मैं प्रॉपर बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आप घर बनाने के लिए भी, क्योंकि लकड़ी का घर होता है, बर्फबारी होती है तो लकड़ी का घर बनाना पड़ता है, तो घर बनाने के लिए आपको लिमिटेड पेड़ काटने होते हैं, जो लाइसेंस के थ्रू आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल को सबमिट करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, उसके बाद आपको इजाजत मिलती है और बिल वगैरह सब दिखाना पड़ता है। एक लिमिट में ही आप काट सकते हो घर बनाने। हाल फिलहाल की बात करूं कि 1 महीना पहले जो बाढ़ आया, तो वहां पे काफी सारे टिम्बर्स जो थे, यानी लकड़ी, पानी के जरिए बह के आगे आई। अब जब पानी के जरिए लकड़ी आ रही है तो पानी का इतना स्पेस है, जितना भी लिमिटेड स्पेस ऑब्वियस है उसको बढ़ाएगी, क्योंकि लकड़ी जब आ रही है पानी को रोक रहा है, तो पानी तो रुकने वाला है नहीं, वो फ्लो अपना बढ़ाएगा। अब फ्लो अपना बढ़ा रहा है तो साइड के रोड और घर, दुकान, मकान सब जा रहे हैं। गवर्नमेंट का इसमें काम जो होना चाहिए कि भाई कहाँ पे हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके बारे पहले उसको सर्वे कराया जाए। और भाई साहब ने, हमारे विश्वनाथ जी ने आई थिंक कहा था कि जहाँ से जो जंगल जो काटे जा रहे हैं जयपुर में और छत्तीसगढ़ में, हरदेव करके आई थिंक मैं करेक्ट हूँ तो नाम है, जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया जिसको काटा जा रहा है, किस लिए? तो प्लांट लगाने के लिए। जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि भाई प्लांट को मत काटो, वहाँ पे मॉल्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग डेवलपमेंट इतना कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे हम लोगों को भूल जा रहे हैं कि भाई हम लोग डिसएडवांटेज भी कर रहे हैं अर्थ के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। किस जागरूकता की जरूरत है? ऐसे कौन से कार्यक्रम किए जाएं जो जनता में जागरूकता फैलाई जाए? जन सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा यही है कि हम इसमें लोगों में जागरूकता भी फैलाएं और वहां पे ग्राउंड पे जाके कुछ अपने हाथों से ऐसा जरूर करें जिससे ये एक संदेश जाए कि हमको पहाड़ों को कैसे समझना है, या समुद्री इलाकों में जो आपदाएं आती हैं उनका क्या कारण है, हम क्या कर रहे हैं ऐसा कि वहां पर ये हो रहा है। तो इसके बहुत ही हमें जो जमीनी स्तर पर और उसके रूट्स में जाना पड़ेगा, और थोड़ा हमारे देश में थोड़ा हमको एटीट्यूड भी बदलना पड़ेगा। हम जहाँ जाते हैं, हमारा एक थोड़ा सा ये भी है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम जैसा बीच पे जाएंगे तो कचरा करेंगे, कोई रैली में जाएंगे तो वहाँ कचरा हो जाएगा। तो ये हमारा भी थोड़ा एटीट्यूड भी हमको चेंज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा एक है कि हम लोगों के पास रिसाइकल करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे हम लोग हर एक दिन घर से कचरा तो निकलता ही है, कुछ खाना बनाएंगे, कुछ करेंगे तो कचरा निकलेगा, बट उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए। रिसाइकल जब तक चीजें नहीं होंगी तो अर्थ लिमिटेड है, हम लोग अर्थ का कैपेसिटी भी नहीं बढ़ा सकते, ऑब्वियस बात है। तो हम लोगों को एक जगह, जैसे कि हर एक जगह, दिल्ली में भी हम लोगों ने देखा है कि आप लोग गए होंगे दिल्ली, तो वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे सारे कचड़े वगैरह जो होते हैं इकट्ठा होते हैं। उसके बाद ट्राई किया जाता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल किया जाए, कुछ स्क्रैप में चीजें जाती हैं और कुछ वापस से यूज में लाया जा सके। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे हिसाब से।
एनवायरमेंटल कैंपेन हम कर सकते हैं और एजुकेशन टू कम्युनिटीज़, हमारे जो कम्युनिटीज़ को हम कॉन्फिडेंट लेवल हम उनको बढ़ा सकते हैं और देन जस्ट आई वांट टू नोट डाउन दैट सेंटेंस, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस एमिशंस। ओके, सो दो फैक्ट्रीज वगैरह वो सभी जो उनका एमिशन पॉल्यूशंस वो सभी जो कर रहे हैं उन लोगों को हम ये कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये आज का जो दौरान जो वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। और जैसे कि शेर और सभी चीता सभी अभी शहर के अंदर आ रही है। वो लोग वो जो शेर वो सभी पानी के लिए वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो इसलिए वो शहर के पास आ रहे हैं। तो इसलिए एक्सपैंडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि अभी जो हमारे देश में प्रोटेक्टेड जो एरियाज है, जैसे कि अभी जो आसाम में मेरे जो भाई ने बताया कि 3500 एकर्स वो एक्वायर किया करके, तो इसलिए एक्सपैंडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, तो उसके लिए पूरा सेपरेट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो ऐसा किया, तो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और बायोडाइवर्सिटी में हम काम कर सकते हैं।